अब हम लोग देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण, है ना। अम्ल के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भौतिक गुण को देखा है, अब हम रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला जो रासायनिक गुण में हम लोग काउंट करते हैं कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है। तो हाइड्रोनियम आयन क्या है, इससे थोड़ा सा हमें समझना होगा। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जो आयन होता है, एक्चुअली जैसे हम लोग अम्ल की जो परिभाषा बताए थे, अम्ल का परिभाषा क्या बताए थे कि HCl या अम्ल जो है वह जल की उपस्थिति में क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है ना। तो हाइड्रोजन H+ आयन देता है। हाइड्रोजन आयन ये हुआ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हाइड्रोजन पर एक आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। अब देखना ये होता है कि यह H जो है सो अकेले नहीं रह पाता है। तो यदि जल की मात्रा केवल एक अणु नहीं बल्कि 2 अणु अगर हो जाए, 3 अणु हो जाए, इस स्थिति में क्या होता है कि HCl जो है वह अकेले नहीं रह करके ये 2H है ना, 2H या 2 को छोड़ो, H2O जो होता है इसके बदला में H3O एक साथ, जो H2O मतलब ऐसे समझिए इसको, जैसे H2O था और एक H ये जो आयन रूप में टूटा था, ये दोनों मिल करके एक साथ आ गया। तो क्या हो गया, H3O आयन, है ना। तो इसको H3 एक साथ है ना, H3O, इसलिए H3O+ आयन चिन्ह यहाँ दी है प्लस का, है ना। इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, तो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या हो जाता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या रिपीट क्या होता है, तो H3O+। कैसे बनाइए, तो H2O और H2O यानी जल, H2O मीन्स जल, H2O मीन्स जल, H2O मीन्स जल, और हाइड्रोजन आयन जो बनता है, ये दोनों मिलकर के यहाँ 3 हाइड्रोजन बनाया और एक प्लस चार्ज आ गया इस पे और O आ जाता है ना। तो ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। यही कह रहा है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हम लोगों ने परिभाषाओं में पढ़ा है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। हम अब ये समझा रहे हैं कि ये H+ आयन अकेले नहीं रहता है, ये जल के अणु के साथ मिलकर के H3O+ आयन के रूप में होता है और यही H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर H3O+ आयन देता है, ठीक है। इसको हम समीकरण से दिखा सकते हैं कि अगर HCl अगर हमने लिया है, तो HCl यदि हमने लिया है तो यह जल से संयोग करके जो बनाएगा वह H3O+ आयन के रूप में और +Cl- के रूप में। तो ये जो यही है हाइड्रोनियम आयन। आप बोलो बार बार, हाइड्रोनियम आयन, जुबान को बनाओ, है ना, जुबान बनाना हाइड्रोनियम आयन, ताकि आप समझ तो गए बट उस समय में आपको ये शब्द याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं, जुबान बनाना है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, 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 आयन मीन्स एक चार्ज हो, इसके कारण हम लोग यह जो इसके ऊपर प्लस धन आवेश आ गया है, इसीलिए हम आयन बोलते हैं। क्लियर है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो अकेला ये हाइड्रोजन जो अकेला नहीं रह सकता है, ये जल के अणु के साथ मिलकर एक संयोजी अणु बनाते हैं जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो कोई पूछ सकता है आपको यदि अगर कि हाइड्रोनियम आयन क्या है, तो यही हमें लिखना होगा, है ना, ठीक है। तो H+ आयन अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए, है ना, इसलिए दोबारा लिखा गया, इसलिए यह जल के साथ
मिलकर एक संयोगी अणु बनाते हैं जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। देखो ये आपका यहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आप उदाहरण है इस रासायनिक गुण की, अम्ल जल के साथ घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। बट यहाँ एक बन हाइड्रोजन आयन किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप इससे तैयारी करो। देखो 50 नंबर का 50 ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस से ही आएंगे, बट कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो बिल्कुल सामान्य होंगे, आपको आपसे जानने की अपेक्षा की जाती है कि वो आपकी जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसे में ये नहीं कहोगे ये सिलेबस में नहीं कहा गया था हाइड्रोजन आयन किसे कहते हैं, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर अम्ल के साथ घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो कुछ और अम्लों के साथ भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए HNO3, इस अम्ल का नाम हम बता चुके हैं पहले भी, नाइट्रिक अम्ल है ना। इस अम्ल के साथ जब जल मिल करके अगर प्रतिक्रिया करती है तो फिर क्या बनाता है, यहाँ पर भी H, जो ये 2 अणु है और ये H मिलकर के H3 आयन बनाएगा ना, H3 होती है, आपको पता है पहले से कि H3 आयन बनाना है, ये बन गया। बाकी जो बच जाएगा, ये बचा क्या, तो NO3। अब NO3 क्या होगा, ऋण आवेशित, ये धन आवेशित, प्लस जो होता है इसे धन आवेशित कहते हैं, और माइनस आवेशित है इसको ऋण आवेशित कहते हैं, है ना। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, तो त्यागा है, और ये क्या है, तो एक्सेप्ट किया है। यही चीज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, ये हम लोग अभी नहीं जानेंगे, हम यहाँ जानते हैं ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जो रूल कह रहा है जल में घुल करके अम्ल, कोई भी अम्ल ले लें, जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या अगर इसी तरह से ये नहीं देखा जा सकता है क्या, H2SO4 अगर जल से अभिक्रिया करे तो फिर क्या बना सकता है, तो H3O आयन तो पहले बनाएगा ही, तो H इसके चला गया। अब यहाँ बच गया HSO4, है ना। यहाँ HSO4 के रूप में, तो चूंकि इसका एक घट जाएगा तो इसलिए माइनस आयन के रूप में यह यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपको समझना है, हाइड्रोनियम आयन की चर्चा कर दिया हम लोगों ने। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा गुण देखते हैं। पहला गुण था कि जल अम्ल के साथ घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, याद हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल, कि अम्ल के धातु की अभिक्रिया, मतलब अम्ल जो है धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु के लवण एवं H2 गैस बनाते हैं। H2 मीन्स हाइड्रोजन, H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों को आप। हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन एक अकेला नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2 हाइड्रोजन मिल करके आपस में, इसके एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में होते हैं ना, ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, एक बंधन बनाता है, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं इसे। अब ये अपने अस्थायित्व को प्राप्त करता है, यानी 2 H मिल करके एक साथ रहता है, तब ये बनता है हाइड्रोजन गैस, है ना। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल, H अगर रहेंगे तो H मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे, और यहाँ एक अणु के रूप में रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग H2 गैस, मैंने क्या हम देखा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, तो धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस, 2 बातें याद रखना है। अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगा, को धातु का लवण बनाएगा और H2 गैस निकालेगी। देखिए Zn एक धातु है, जस्ता, जो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO में लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं बराबर, आप इसे याद भी रखोगे। जैसे जस्ता की चर्चा हम करते हैं, Zn से लिखते हैं, तो विभिन्न आपके पास में पुस्तक है, आप वहां से कलेक्शन करके विभिन्न तरह के जो तत्व हैं, उन तत्वों के संकेत को आप याद करेंगे, उनकी परमाणु संख्या को याद करेंगे, उनकी संयोजकता को आप याद करोगे। जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपका स्पीड नहीं बन पाएगा, इसलिए तो आप याद कर लेना, है ना। तो चलिए यहाँ हम लोग क्या बता रहे थे कि जस्ता, इस जस्ता बोलते हैं, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलने के बाद, चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल मिलता है तो क्या करता है, जस्ता SO4 के साथ माने जुड़ जाता है ना, H2 अलग हो जाता है और वो H2 गैस बाहर
निकल जाता है। ये साइन बताता है कि यह गैस है। गैस क्या होता है, ऊपर उड़ती है, इसलिए साइन दिया जाता है। समीकरण में इस तरह के संकेत का प्रयोग किए जाते हैं। यह संकेत बताता है कि यह क्या है, तो गैस है और यह गैस उड़ जाती है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा। पहला हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई अम्ल है और अम्ल का जो जल में अगर घुलता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है, याद रखोगे। दूसरा यहाँ बता रहे हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के लवण बनाते हैं और H2S गैस देते हैं। इन्हीं बातों को याद रखना है। अब देखो ZnHO पर जो अम्ल था, अम्ल को तोड़ दिया, ZnHSO4 के साथ जुड़ गया यहाँ पर, यही हो गया लवण, धातु के लवण, है ना। यही है धातु के लवण। और ये क्या है, तो हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया है, और भी चर्चाएं हो सकती है। एक एग्जाम्पल जो क्रिया विधि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वो प्रयोग है, वो आप वहां थोड़ा सा चाहते हैं कि प्रैक्टिकल भी आपको वहां दिखा, तो हम लोग देखते हैं। जैसे एक ये क्या है, प्रश्नली है। इस प्रश्नली को एक स्टैंड के सहारे लटका दिया गया है। इस प्रश्नली में एक कॉक लगाया गया है, जिस कॉक में छेद करके एक प्रवाह नली को सेट कर दिया गया है। ठीक है, इस कॉक को खोल करके इसमें क्या किया गया है, तो पहले आप इसमें कुछ जो है सो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग रख दिए हैं, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े को ऊपर से गिरा दिया गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है प्रश्नली में, इतना पानी डालता, माने जितना पानी नहीं है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक का टुकड़ा जो इसमें गिरा दिया गया है। अब इससे कॉक के सहारे बंद करके प्रवाह नली को निकाल करके यहाँ एक नादी है, एक टब है, जहाँ पर पानी है। इस पानी में थोड़ा साबुन घोल दिया गया है, ताकि अगर झाग बन पाए, तो कि झाग जो है, झाग बना हुआ रहेगा, तो इसमें जो गैस निकलेगी ना, वो गैस बुलबुले के रूप में वो ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सके, इसलिए हमने इसमें साबुन मिलाया है। ठीक है, तो जो ही इसमें आप सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके अंतर्गत में अगर कुछ दानेदार टुकड़े जो होते हैं वो जिंक के अगर आप डाल देते हो, तो कुछ देर की बात मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें तकरीबन 4-5 घंटे समय लग सकते हैं। तो जो समय लगता है, इस समय के उपरांत के बाद क्या होता है, इस प्रवाह नली से गैस आकर के निकलती है। तो गैस की पहचान जो है, ये गैस जो निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। इसमें कौन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे पता चलता है हाइड्रोजन गैस, इसे हमें समझना है। तो जब इसमें साबुन मिला हुआ बुलबुला छूट के ऊपर निकलता है, तो आप क्या करोगे, एक जलती हुई मोमबत्ती लेना, और मोमबत्ती जब पास में लाओगे, तो जब ये बुलबुला फूटता है ना, तो फट फट की आवाज होती है, यानी चिंगारी निकलती है, फटफट करके आवाज निकलती है, चिंगारी निकलती है, यानी आग लगती है। आग लगना एक, हम बता दें कि हाइड्रोजन गैस क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, जो आग के संपर्क में आने पर वो जलने लगती है। ठीक है, तो यहाँ जो कि हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ना, वो यहाँ जलने लगती है, जलती है। और हम लोग पहले से जान रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के जलने की प्रवृत्ति होती है। इस आधार पर हम समझते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिल्कुल क्लियर। साबुन का विलयन लेना है। अब ये सारे स्टेटस जो ये एपरेटस लगाए गए हैं, इन एपरेटस को भी समझना चाहिए। एक क्लिप होता है, जिस क्लिप के सहारे ये स्टैंड क्लिप होता है, स्टैंड होता है जिसमें क्लिप लगा होता है, जिसके सहारे प्रश्नली को टाइट किया जाता है। और यहाँ एक कॉक लगाते हैं, देखिए यहाँ एक कॉक लगाते हैं, कॉक में छेद करके प्रवाह नली को इस तरह से लगाया जाता है सेटअप। तो चूंकि यहाँ जब हम इसमें प्रश्नली में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और फिर अगर जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, तो वहाँ बुलबुले वहाँ भी बुलबुले तैयार होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तैयार होते हैं, और बुलबुले जो है वो ऊपर निकलते हैं, निकल करके इस तरह से नादी में यानी टब में, जहाँ पानी से साबुन से घोला हुआ पानी होता है, उसमें जाता है, और वहाँ वो बुलबुले के सहारे वो ऊपर निकलता है।
यह बुलबुले पानी में कहते हैं कि साबुन का विलयन क्यों लेते हैं, पानी क्यों लेते हैं? बुलबुले के सहारे क्या होता है, वो गैस जो निकलता है ऊपर हमें दिखाई दे देता है और उस बुलबुले के पास हम मोमबत्ती ले जा करके उसके जलने की पुष्टि हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा है कि जब कि सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी भी अम्ल में अगर धातु के टुकड़े अगर डाल दिए जाते हैं तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस तरह के कई और धातुओं लेकर के भी हम लोग प्रक्रिया कर सकते हैं। तो चलिए हम विभिन्न इस समीकरण को अब देखते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है Cu, ये कॉपर को अगर हम लोग H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो CuSO4 प्लस H2 गैस बनाती है ना। कॉपर सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ लिख दिए हैं, है ना। कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर जब संयोग करती है तो कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर के साथ आ जाता है और ये कॉपर के लवण कॉपर सल्फेट, इसे क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। यहाँ क्या था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है सो निर्माण करती है। क्लियर है? देखिए एक चीज यहाँ समझते हैं हम लोग, कॉपर का हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को परीक्षा में पूछा जाता है तो आप यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग आगे प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ भी बताते हैं कि जब भी आप कॉपर वाले बर्तन में अगर कोई अम्ल रख दिया जाए, जैसे मान लो कि आप दही रख देते हो, है ना, अगर दही रखते हो, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बता चुके हैं, लैक्टिक एसिड। तो जब ये उसमें अम्ल जाएगा तो कॉपर के साथ कोई भी अम्ल रखेंगे तो वो कॉपर का क्या करेगा, एक लवण बनाएगा, धातु के लवण का ना, सल्फेट धातु के लवण है ये, कॉपर सल्फेट धातु का एक लवण है, पता है, धातु के लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो कॉपर सल्फेट क्या है, तो धातु का एक लवण है। तो कॉपर सल्फेट यहाँ नहीं रहे बल्कि वहाँ अगर चूंकि हम लोग क्या लेते हैं वहां पर लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड की जो संरचनात्मक सूत्र होती है तो उस लैक्टिक एसिड का जो पार्ट है वो आकर के लवण बनाता है ना। क्योंकि जो भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन की आवश्यक, हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है। ये भी आगे हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है। आप याद समझो ना, हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है, किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है, इसको याद रख लो। चलो, किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन क्या होता है, तो निश्चित रूप से पाया जाता है। ठीक, आपको ये याद रखना है। किसी भी, तो कहने का मतलब यहाँ हमारे थे कॉपर, जब भी कोई धातु होता है उसके साथ अगर कोई अम्ल मिलता है तो उसका वो लवण बनाता है। तो यदि कॉपर वाले जो बर्तन है, आपके घर में कटोरा होता है, उसमें अगर दही रख दिया पोरने के लिए, दूध डाल दिया जाए तो दूध में जो लैक्टिक अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल कॉपर के साथ मिलकर लवण बना देते हैं और उसका जो स्वाद होता है बहुत ही कड़वा होता है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसा दही हमें नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ऐसे दही हम लोग नहीं खाना चाहिए। तो कॉपर हम लोग क्या करेंगे, मम्मी को घर में सलाह देंगे कि तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता है। तो प्रश्न यदि बनता है कि तांबे के बर्तन में, प्रश्न बन जाता है कि तांबे के बर्तन में है ना खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है, ये प्रश्न बना। देखो ये प्रश्न छोटा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, क्योंकि इसी समीकरण से ही इसका हल मिल रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं खट्टा पदार्थ क्या होता है, अम्ल होता है। तो तांबे का अगर बर्तन है और खट्टा पदार्थ जो कि अम्ल है ना, अम्ल है, तांबा क्या है, तो धातु है, धातु है, इसके साथ यदि अम्ल मिलेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा धातु के लवण, और ये क्या है, हानिकारक हो जाता है, ये हानिकारक हो जाता है। ठीक है,
यह हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि करता है। प्लस H2 गैस भी तो बनेगा ना, ठीक है। यह कड़वा होता है स्वाद में, खाना नहीं चाहिए, हानि होता है। तो कहने का मतलब है यही चीज यहाँ लिखा हुआ था, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धातु के लवण H2 गैस बनाते हैं। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया और धातु का लवण बनाया, H2 गैस बनाया। तो धातु तांबा का बर्तन, उसमें रखा कोई खट्टा पदार्थ, वो बना दिया एक अलग तरह का धातु का लवण, जो हमें लिए शरीर के लिए हानिकारक है, उसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप इसे अच्छा से लिखोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग और कुछ समीकरणों को भी देख लेते हैं। जैसे अगर Fe है ना, Fe क्या होता है, तो आयरन, लोहा। Fe क्या होता है, लोहा। देखिए सारा आपको याद करना चाहिए, याद करेंगे। अगर लोहा को अगर हम HCl से कराते हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर ये कराते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये जो बनेगा, चलिए ये जो निर्माण करेगा तो क्या बनाएगा, Fe के लवण बनाएंगे, तो FeCl, FeCl। अब देखिए FeCl चूंकि HCl है, Fe के है ना, Fe के दो मॉलिक्यूल होते, दो संयोजकता होते हैं, इसलिए Cl, ठीक से लिखें, वैसा हम पहले भी बताए हुए हैं, समझेंगे। Fe के और Cl, Fe के अगर दो हैं तो और Cl के एक हैं, तो ये कहाँ क्रॉस हो जाता है ना, Fe के पास में एक रहेगा और Cl के पास में दो रहेगा, तो क्या लिखेंगे, FeCl2। ये लिखना आपको ध्यान रखना है ना। Fe की जो संयोजकता है वो याद रखना है, क्लोरीन की संयोजकता याद रखना है। समझ में आ रही है बात। तो ये संयोजकता जितना आप याद रखोगे इतना अच्छा इसका काम होगा, ठीक है। तो FeCl2 यहाँ जो बनाएगा, FeCl2 बनाएगा। अब Cl2 यहाँ तो चूंकि एक ही है तो यहाँ हम दो डाल देते हैं, 2H, दो गो Cl2 हो गया। अब दो गो H हो गया तो चलिए H2 गैस भी बन जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल भी हमें याद रखना है कि लोहा को जब हम HCl से कराते हैं तो लोहा का लवण बनाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फेरस क्लोराइड। इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड प्लस H2 गैस बनाती है। तो ये समीकरण आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप फेरस करेंगे, HCl करेंगे, इतना याद रखोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। मैं इसे समझा तो यहीं पर हैं, याद तो यहीं कर रहे हैं। यही याद रखना कि धातु अम्ल के साथ अगर धातु का अभिक्रिया हुआ तो धातु का लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये एक लाइन है, जितना देर से मैं इसमें समझा रहा हूँ केवल एक लाइन है। कोई भी धातु आ जाए, HCl है या कोई भी लवण आ जाए, कोई भी अम्ल आ जाए, वो लवण बनाएगा ही बनाएगा। देखते हैं जैसे Zn अगर हमने लिया था तो Zn के साथ अगर नाइट्रिक अम्ल ले लिया जाए, जैसा कि HNO3, हम पहले भी बता चुके हैं ये क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल जब लेते हैं तो ये भी NO3 जो होता है यह इसका 2 होगा। चूंकि NO3 जब H अलग होता है यहाँ पर ना, तो चूंकि एक प्लस एक माइनस होता है तो ये प्लस वाला चला जाता है, इसके साथ प्लस वाला ये माइनस है ना, तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस वाला तो कहीं जाएगा ना, तो ये आ जाता है। चूंकि Zn का संयोजकता 2 होता है, NO3 का प्लस एक होता है, इसीलिए Zn ऐसे लिखा जाता है। आप बिल्कुल इसको समझ लो फिर से एक बार, Zn और NO3 की संयोजकता 1 होती है और Zn की संयोजकता 2 होती है, तो ये 2 क्रॉस होगा ना, है ना, क्रॉस होगा। तो Zn का 1 NO3 का 2, ये लिखना मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये आप समझोगे। संयोजकता को याद रखो भैया, संयोजकता को बिल्कुल याद रखना है। तो इस तरह से हमने ZnHNO3 को भी कराया। तो ZnNO3 माने जिंक नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक नाइट्रेट। देखो जिंक नाइट्रेट, थोड़ा सा मेहनत करना है, जिंक नाइट्रेट बोलते हैं इसको। आप अगर शॉर्ट में समझ लो कि जिंक का लवण बनाएगा, HNO3 है, तो इस तरह से हमें लिखना है, ये सारा चीज ठीक है ना, बट आपको याद रखना
और भी बेहतर होगा। आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जितना भी लवण हम बना रहे हैं ना, ये सारे प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा ZnSO4 की चर्चा मैं कर देता हूँ। देखो ZnSO4 जो आप बनाया ना, तो Zn और SO4, तो Zn की संयोजकता 1, SO की संयोजकता 1, तो क्रॉस हो जाएगा। Zn पर 1 आएगा, SO4 पर भी 1 आएगा, तो ZnSO4 लिखा, इसीलिए ZnSO4 यहाँ पर है। CuSO4, Cu का संयोजकता 2 है ना, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है। देखिए Zn की संयोजकता 2 है और SO4 की भी संयोजकता यहाँ 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसलिए 1-1 करके आता है। ये भी आपको समझना है। Cu की संयोजकता भी 2 होती है और SO4 की संयोजकता भी 2 होती है, तो क्रॉस तो होगा बट ये आपस में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, सेम सेम है, तो सीधे CuSO4 आएगा। ये भी तरीका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आपको दिक्कत हो तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आपका आसान हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बेटा, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, भारी बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी तक कितने समीकरण समझा है? 1, 2, 3 और 4। चारों की जिस्ट क्या है कि भैया अगर जिंक लो तो, कॉपर लो तो, या आयरन लो तो, कुछ भी ले लो आप, अब कोई भी अम्ल लोगे वो बनाएगा तो सल्फेट ही ना। आप इस समीकरण को 2, 4, 5 बार अगर लिखोगे तो बिल्कुल लिखना आ जाएगा। जो ये समीकरण, ये जो नया बनता है ना, नया जो फॉर्म बना है धातु के सल्फेट जो निर्मित हुआ है, ये बनाने का यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, संयोजकता याद करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, हम लोगों ने 2 चीजें के गुण अभी तक रासायनिक गुण समझा है। टफ है नहीं, समझना है। पहला गुण हमने बताया था, पहला गुण याद है, पहला गुण बताया था कि जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है। दूसरा गुण मैंने बताया कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के लवण बनाते हैं। 2 ही पॉइंट इसमें है, लेकिन क्वेश्चन बन गया था यहाँ पर कि तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है, इसको भी सोल्व करना है और कुछ एग्जाम्पल्स को भी आपको याद रखना है। परीक्षा में एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए, तीसरा गुण है ना, अम्ल धातु के कार्बोनेट या फिर धातु के बाइकार्बोनेट, पहले इतना समझाते हैं, से अभिक्रिया कर धातु के लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है, CO2 गैस देती है। अब ये धातु के बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। धातु का जो कार्बोनेट होगा, जैसे Na2CO3, ये हो गया धातु का कार्बोनेट, और अगर H आ जाता है, H मॉलिक्यूल आ जाता है तो N केवल एक ही लगता है ना, तो ये 2 गो मॉलिक्यूल कार्बोनेट के साथ जो बनती है, इसमें केवल एक ही धातु नहीं बल्कि एक ही पदार्थ नहीं बल्कि 2 पदार्थ आकर के मिलता है। यदि सोडियम पहले एक ही पदार्थ था, 2 मॉलिक्यूल थे, अब ये सोडियम और हाइड्रोजन 2 आ गए, इसीलिए इसका नाम हो गया बाइकार्बोनेट, है ना। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं। तो सोडियम चूंकि धातु है, तो यह धातु का कार्बोनेट ये हो गया, अब बाइकार्बोनेट ये हो गया। इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसलिए इसमें हाइड्रोजन भी लगा हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम का बाइकार्बोनेट, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये आप समझ के रखना है ना। देखो Na2CO3 आ गया, तो यह सोडियम कार्बोनेट होगा, और NaHCO3 आ गया, यानी N का एक मॉलिक्यूल और H एक मॉलिक्यूल CO3 के एक मॉलिक्यूल से संपर्क करता है ना। तो इस तरह से हम लोग यह इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या, तो सोडियम के कार्बोनेट लेते हैं पहले कार्बोनेट पर, कार्बोनेट क्या करता है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल है HCl मेरा, इससे अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, यानी NaCl बनाएगा, ठीक है। आप प्लस जल बनाएगा, आप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये याद रखना है कि अम्ल जो है वो धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, ये अलग विषय है कि बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, बट हमें यहाँ समझाना है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके धातु के लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्या हमने कहा कि अम्ल
अम्ल क्या करता है, तो ये अभिक्रिया करे किससे, तो धातु के कार्बोनेट से, ठीक है। और ये अभिक्रिया करे क्या बनाएगा, तो धातु के लवण एवं जल और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। ये चीज तो इतना तो फिक्स है सब में। दूसरा है कि धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल जो है, अम्ल अगर धातु के बाइकार्बोनेट ले लेते हैं तो ये भी धातु के लवण, जल और CO2 देता है। यही दो बात में यहाँ चर्चा किया गया है कि अम्ल धातु कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों से अगर अभिक्रिया करेगा, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो धातु का लवण प्राप्त होगा और जल और CO2 प्राप्त होगा। चलिए हम इस समीकरण को देखते हैं। ये समीकरण जैसे मुझे कहा ऐसे मैंने काम किया कि सोडियम कार्बोनेट को HCl जो एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसे, यह जो है सो दोनों अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया प्लस जल बनाया प्लस CO2 बनाया। देखिए सोडियम क्लोराइड तो ये है, H2O बनाएगा, ये भी बन गया, CO2 बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा कहाँ से, हम तो पहले बता चुके हैं आपके पूर्व कक्षाओं में कि यहाँ प्रतिकारक जो है, प्रतिफल जो होगा, प्रतिकारक में जितने मॉलिक्यूल की संख्या होगी उतना प्रतिफल में भी होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ H2 लिया, यहाँ H2 है ही नहीं, तो चूंकि ये कहता है जल बनेगा तो जल तो बनेगा, तो इस 2 को लाने के लिए यहाँ हमें 2 लगाना होगा, तो 2HCl हो गया, तब 2 H आ गया। अब तो Cl भी 2 हो गया, यहाँ लगने से Cl 2 हो गया, तो चलो यहाँ भी हम इसको 2 लगा देते हैं, तो 2 Cl 2 Cl यहाँ का 2 Na, तो 2 Na यहाँ है, ये हो गया 2 Na। तब देखिए 2 Na है ना, आगे CO3, तो CO2 यहाँ CO2 एगो O आ गया यहाँ पर जल के साथ, 3 हो गया, H2 तो H2, Cl2 तो Cl यहाँ पर 2 है, Na भी 2 हो गया। इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस करने का भी हम लोग काम करते हैं। तो अगर आप पूरा समीकरण याद नहीं रहेगा ना, तो सोडियम का किसी भी धातु का कार्बोनेट लिखने के लिए तो ये तो समझ में आ रहा है कार्बोनेट होगा। और एक अम्ल ले लिया, अम्ल के साथ मिलेगा तो एक लवण बनाया, जल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइकार्बोनेट जब लेते हैं तो फिर क्या होता है, NaHCO3 लिखते हैं, तो इसके साथ भी अगर हम HCl ही लेते हैं तो क्या होगा, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पर CO3 एक ठो, पहले Na देखते हैं, Na एक ठो है, यहाँ भी Na एक ठो है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तो डबल करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए H एक है और एक H यहाँ 2 है, तो 2 H2 हो गया, CO3 है तो CO2, C तो है एक ठो, O है 2 ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, O हो गया। चलिए H के बारे में बता ही दिए हैं, 2 यहाँ हो गया, Cl यहाँ 1 है, संतुलित है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा हमें, है ना। ये समीकरण संतुलित करना भी आपको संतुलित करके ही लिखना होता है, जहाँ साथ में हम लोग समझा रहे हैं। हाँ, बोर नहीं होना है, भारी नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का करना है। समझाने के मैंने विस्तृत में समझाया, लेकिन मुख्य तथ्य क्या समझाया कि भाई अम्ल जो है सो धातु का कार्बोनेट ले लो या बाइकार्बोनेट ले लो, अगर इस दोनों से संपर्क किया ना तो धातु का लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। याद रहेगा। अब चले इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिमाइंड कर लो भैया, एक बार रिमाइंड कर लो। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ाया था। तो धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का लवण भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ वहां क्या हुआ, धातु अगर अम्ल के साथ संपर्क करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और अम्ल जो है सो धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर संपर्क करता है ना, संयोग करती है, अभिक्रिया करती है, तो CO2 गैस बनाती है, CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस बनाती है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। CO2 के लिए भी हम लोग तीर का निशान यहाँ लगाते हैं जो बताता है कि यह गैस के रूप में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अम्ल के का धातु के साथ देख लिया, धातु के कार्बोनेट के साथ देखा, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ भी देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं अम्ल और क्षार के साथ क्या अभिक्रिया होती है। देखो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब होती है ना, तो अम्ल और क्षार क्या होता है, दोनों जब मिलता है तो अम्ल का गुण खत्म हो जाता है, यानी वो उदासीकरण हो जाता है, उसमें कोई और अभिक्रिया नहीं हो पाती है। सॉरी, एक चीज और छूट गया यहाँ पर। यहाँ एक चर्चा और करनी है जो आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर काफी महत्वपूर्ण है। देखो ये CO2 जो निकला, आप CO2 का जांच कैसे करते होगे। ये CO2 निकला तो CO2 का जांच करते हैं, और CO2 को अगर हम लोग क्या करते हैं तो चूना पानी के सहारे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। और हाँ, कह रहे थे कि CO2 की जो जांच करने क्रम में हम लोग क्या करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखना भाई, ये सब सारी चीज अब हम इतना लिखें ये पॉसिबल नहीं है, कार्बन, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, है ना, डाई ऑक्साइड। बहुत बच्चे जानते होंगे, जो थोड़ा सा कमजोर होंगे वो नहीं जानते होंगे, तो ये ध्यान, इसलिए मैंने लिख दिया है। देखिए सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूना पानी में गुजारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी का क्या होता है भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, OH का 1 होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो इसको यदि हम लोग CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, CaCO, यहां से ले लेते हैं एक ठो ना, है ना, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और प्लस H2O बना देता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण की चर्चा करते हैं तो H2 है तो 2 H आ गया, O यहाँ पर 2 गो है ना, पूरे होल का 2 है, और यहाँ भी 2 है, 4 हो गया, तो 3 गो यहाँ आ गया, 1 ठो यहाँ आ गया, है ना। तो कैल्शियम, ये इसको क्या कहते हैं, चूना पानी, ये ध्यान रखेंगे, है ना, चूना का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब चूना को हम पानी में घोल देते हैं ना तो वो बुझा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसको चूना पानी कहें या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें अगर इसको यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित किया जाता है तो चूना का रंग क्या हो जाता है, यह रंग बदल जाता है, इसका रंग हो जाता है दूधिया, ठीक है, दूधिया रंग हो जाता है, और ये दूधिया रंग का ये हो जाता है, और ये अवक्षेप के रूप में नीचे में तलहटी में अवक्षेप, तलहटी में माने नीचे में ये बैठ जाता है ना, नीचे में जमा होने लगता है। देखो ये लिखना नहीं है आपको वहां पर, ये हम आपकी समझ के लिए बना रहे हैं कि वहां जमा होने लगता है, इसी जगह हम लिखोगे सो नहीं। यहाँ समझने की चीज ये थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना पानी में जल को प्रवाहित करने पर, मतलब कि एक नदी में अगर आप वहां पानी लेते हो और पानी को में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से होकर गुजारते हो ना, तो विलयन के साथ हो गुजारती हो, जबकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो उस तरह से क्या होता है, उस विलयन के नीचे में CO3 जमा हो जाता है ना, नीचे अवक्षेप मन थोड़ा सा गाढ़ा मोटा दाना जैसी संरचना में वहां जमा होने लगता है ना। वो क्या होता है, यह जो जमा होता है इसी को कहते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहां लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या जमा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर मैं रिपीट करता हूं कि अगर आप किसी धातु के कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसके अम्ल के धातु के लवण बनता है, जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर चूना पानी में अगर पहुंचाते हैं, चूना पानी से होकर प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल भी वहां तैयार होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो उस चूना पानी का घोल जो होता है उसमें नीचे में तलछट्टी में वो बैठ जाता है।
ठीक है। तो चूना पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलोगे, कैल्शियम। देखिए हर समीकरण के हर सूत्र को हम वहाँ लिखने का कोशिश करते हैं। कैल्शियम आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। 90% 90+ % नंबर लाना है तो हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, 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 तो साफ से लिखना है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आप समझ गए होगे। अच्छा एक चीज और अगर बता दें, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है पता है, ये CaCO3 इस पर अगर फिर से CO2 अगर आ गया तो भैया ये बन जाएगा एक सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। यानी कैल्शियम HCO3 होल हो गया तो होल का ये 2 हो जाता है, ऐसा बन जाता है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये माने तैयार हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि चूना पत्थर, ये चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के ही विभिन्न रूप हैं। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यह कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे जो है ये सब क्या है, चूना, है ना। हम लोग बता देगा चूना पत्थर, चूना पत्थर या फिर खड़िया बोलते हैं उसको, खड़िया चूना भी कहते हैं, खड़िया या फिर संगमरमर। पूछा जा सकता है आपको संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है ना। तो रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये कैल्शियम कार्बोनेट यही संगमरमर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक बीकर लिया गया है, बीकर में कॉक में 2 छेद किया गया है ना। इसमें एक थिसल कप, थिसल कप कहते हैं या थिसल कीप कहते हैं, थिसल फनेल या कीप कहते हैं, कीप भी इसको कहते हैं, टीप जिसे लंबा पाइप होता है ये लगा होता है। ये इसलिए डाले हैं हम लोग, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें हमें जो रिएक्शन कराना था क्या था, सोडियम कार्बोनेट का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो सोडियम जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की टुकड़ा डाल करके रखते हैं पहले से, और इस तरह से सेटअप बना लेते हैं जिसमें कॉक में छेद करके इसमें थिस्लेट कीप जो है सो ये घुसा दिया जाता है, दूसरा में इस तरह से पाइप लगा कर रखा जाता है। इसके अंदर में पहले से हमने सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े रख दिए हैं और इस थीप के सहारे, समझ रहे हैं, मैंने मतलब हुआ कि ये जो बीकर है, इस बीकर में जो ये थिस्ल कीप है लगा हुआ ना, ये थिस्ल कीप जो लगा हुआ है, इसके सहारे हम लोग इसमें कार्बन ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सो इसमें डालते हैं, इसके सहारे हम लोग इसमें डालते हैं। अब पहले समय से सोडियम के टुकड़े यहाँ पर रख दिए हैं। क्या होता है, जब रखने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से होकर के ऐसे निकलती है, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो जांच होता है वो हम लोग जानते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना का पानी अगर एक बीकर में लेकर के वहां रखते हैं तो इस बीकर में यहाँ अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जमना पानी का जो चूना पानी था उसका दुधिया होना बताता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित हुई है। चूंकि हम विभिन्न प्रयोगों के सहारे पहले से इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है तो उसका अवक्षेप यहाँ पर तैयार हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो चूंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार हो जाना मन बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकली है, क्लियर है ना। ये आपको समझ में
होनी चाहिए। इस क्रियाविधि को भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, चले ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो अम्ल की क्षार या क्षारक के साथ जो अभिक्रिया है इसको देखते हैं। देखिए, अम्ल की क्षार या क्षारक के साथ की अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इससे आगे हम लोग डील करते हैं, है ना। उदासीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। अम्ल और क्षारक अगर क्षार या क्षारक मिला तो वो अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अम्ल क्षार की तथा क्षार अम्ल की क्षमता को परस्पर कम कर देती है। अम्ल और क्षार जब ये साथ में मिलता है तो अम्ल क्षार को कमजोर कर देता है और क्षार अम्ल को कमजोर कर देता है। इस तरह से कमजोर करने पर उसकी क्षमता परस्पर कम हो जाती है, इसलिए इसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ऐसा होता क्या है, आपके आंत में जैसा कि हमने पहले बताया है, आपकी आंत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। देखिए, HCl बनता है यदि आप अधिक मसालेदार सामान खा लेते हो, है ना। मसालेदार पदार्थ खाने पर क्या होता है, खाने पर HCl ज्यादा बनने लगता है, ज्यादा बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है भाई, है ना। HCl आमाशय में HCl ज्यादा बनने लगता है। इससे क्या होता है, इससे जलन, डकार, गैस आदि की समस्या होती है। ऐसे में क्या करते हो आप जाते हो डाइजिन खाने के लिए। अब दुकान पर क्या खाते हो, डाइजिन, बहुत लोग जानते हैं। अब डाइजिन की टिकिया आती है, या फिर क्या खाते हो, एसी लॉक, नहीं, एसी लॉक जो भी आप खाते हो या और भी सारे टिकिया आप खाते हो, ये क्या खाते हो। देखो भैया, आपके पेट में पहले से अम्ल था, यह अम्ल पहले से HCl था, यह HCl और ज्यादा बढ़ा दिया तुमने। जब बढ़ा दिया तो क्या हो रहा है, वो आपको परेशानी कर रही है। तो आप क्या डालोगे इसमें, क्षार डालो तो क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव, यह प्रभाव इसको कम कर देगा, यह इसका प्रभाव कम कर देगा, यानी हो जाएगा क्या, उदासीन। तो जब आपकी परेशान होते हैं, आप परेशान होते हैं, परेशानी को कम करने के लिए आप डाइजिन या एसिलॉक इत्यादि और भी जो टिकिया खाते हो, ये टिकिया क्या कहलाता है, यह जो टिकिया है डाइजिन एसिलॉक, ये क्या है, ये टिकिया कहलाता है एंटासिड। माने एंटासिड हम लोग खाते हैं, है ना। इससे आप ध्यान रखोगे भाई ठीक से, एंटासिड आप खाते हो गैस की दवा में, क्या खाते हो, एंटासिड क्या होता है, तो एसिड का ये विरोधी होता है, यानी एसिड को ये कम कर देता है। एक्चुअली एंटासिड होता क्या है, तो ये जो है एंटासिड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यही जो है सो क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यही क्या है, तो क्षार है। तो ये क्षार के रूप में HCl था पहले से, है ना, हमने डाल दिया इसमें MgOH डाल दिया। कोई दिक्कत है, MgOH हमने इसमें डाल दिया है। तो MgOH जो है वो, चूंकि MgOH जो है वो 2 होगा, चूंकि Mg की संख्या, Mg जो है उसकी संख्या 2 होती है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है कि ये निर्माण क्या करेगा, MgCl, यानी ये लवण बनाया ना, ये हम लिखा था लवण बनाया, तो ये लवण बना दिया। NaCl लवण है, नमक, इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये लवण है एक तरह का। और प्लस क्या बनाएगा, अब देखो, अब जल बनाएगा ना, तो जल तो भैया सीधे H2O बनेगा ना। तो यहाँ पर हमने लिया है ना H2 और फिर O भी 2 गुना हो गया, तो चलो 2 को मार दो,
तो 2 को जब मार दिए तो 2H हो गया, 1H 3H हो गया, इसको 2 कर देंगे तो 2 जब कर देंगे तो 2 दूना 4H हो गया ना, 2H यहाँ और 2H यहाँ, O भी 2 है, वो देखो 2 है तो यहाँ 2 O पूर गया। अब Cl चूंकि यहाँ पर हमने किया तो 2 हो गया है ना, तो Cl 2 पुराना है तो 2 यहाँ कर दिया। MgCl है ना, MgCl को अगर हम 2 नहीं करें तो क्या होगा भाई, HCl को अगर हम 2 यहाँ भी नहीं करें तो क्या होगा, थोड़ा सा फिर से हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी। ऐसे अगर छोड़ देते हैं, देखो MgCl है ना, तो यहाँ तो Mg 2 नहीं है, Mg सिंगल है ना, Mg 2 OH का है ना, तो ये यहाँ तो हम लोग कर चुके हैं ना, Mg सिंगल है यहाँ पर, तो Mg सिंगल रह गया, Cl सिंगल है, Cl सिंगल रह गया है ना। H का जो गणना है वो 2 दूना 4 हम लोग यहाँ कर चुके हैं ना। H2O को भी अगर हम लोग देखें तो O2H2 इसमें जो है वह ठीक है। चलिए, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर धातु का लवण और जल प्रदान करते हैं, है ना। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से की भी छोड़ दीजिए, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर धातु का लवण और जल प्रदान करते हैं। तो पहले धात्विक ऑक्साइड लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर हम Cu ले लिया तो Cu जो कॉपर है,
इसका ऑक्साइड O2, कॉपर ऑक्साइड O2 होगा, क्योंकि कॉपर का जो सूत्र होता है वैलेंसी होता है वो 2 होता है ना, ऑक्सीजन का 1 होता है। चलिए कॉपर ऑक्साइड ये समझते हैं। और इसके बाद यहाँ HCl हम लेते हैं, तो ये क्या करेगा, तो कॉपर और ये कॉपर के साथ ये क्या करेगा, तो लवण बनाएगा, तो CuCl ये तैयार कर लेगा। अब देखिए Cu का 2 है तो क्लोरीन 2 चाहिए, इसका वैलेंसी 2 है तो ये भी 2 चाहिए हमको। चलिए अब प्लस क्या बनाएगा, तो जल, लवण, धातु का लवण बना दिया हमने, अब जल बनाएगा, तो जल बना लो भैया H2O, ठीक है। अब H2O, तो आप यहाँ पर H2 अगर H2 है तो यहाँ पर 2 कहाँ है ना, यहाँ पर कहाँ है, CuCl2 हमने किया, तो Cl यहाँ अगर 2 लिया है, क्योंकि Cu का वैलेंसी 2 होती है, तो इसी तरह से हमें लवण मिलेगा, कॉपर क्लोराइड जो बनेगा, तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है शायद, हाँ। तो यहाँ पर क्या करना है, Cl2 है तो यहाँ भी Cl2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ नहीं, यहाँ लगाया जाता है, गुणक में लगाया जाता है। तो यहाँ जब ये 2 हो गया तो H हो गया 2, तो यहाँ H2 हो गया। चलिए ठीक है ना, H2 हो गया, O है 1, लेकिन यहाँ तो O2 लिया गया है, तो ये 2O जो लिया गया, इसका मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इसे अगर 2 कर दें, अब देखिए H तो हो गया 4, यहाँ 2 ही है, तो फिर तो गड़बड़ होगा ना, यहाँ तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो इसे हमें ठीक करना होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये CuO हो गया कॉपर ऑक्साइड ना, और तब हम HCl लेते हैं और इन दोनों के साथ अभिक्रिया होती है, C कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड जो कि एक लवण है, यह लवण तैयार हो जाता है ना, प्लस जल बनता है। तो ये H2O तो होगा ही, ये से होगा ही, इसके अनुकूल से हमें संतुलित करना हो चाहिए, तो Cu 1 है, O 1 है, ठीक है ना, H 2 होना चाहिए तो 2 कर देते हैं, Cl2 भी 2 होना चाहिए तो Cl2 हो गया समीकरण। ये सर कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड हो गया ना, धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु का लवण बना, धातु जो कॉपर का लवण बन गया और ये जल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि धात्विक ऑक्साइड को ऑक्साइड से अभिक्रिया कर धातु का लवण और जल प्रदान किया जाता है। इस तरह से हम लोग ये जानते हैं। फिर मान के चलिए MgO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर है तो इसको भी अगर हम HCl से कराते हैं तो ये भी होगा MgCl2 प्लस H2O, तो यहाँ भी हमें H2O है तो यहाँ हमें 2 करना होगा, है ना, यहाँ भी हमें 2 करना होगा। चलिए इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अम्ल क्षार के जो विभिन्न गुण हैं, अम्ल के जो विभिन्न गुण हैं उनके बारे में फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। पहला ये हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देती है। पहला क्या था, अम्ल जल में घुलकर क्या देती है, तो हाइड्रोनियम आयन माने H3O+, ये पहला। शॉर्ट में चलते हैं। दूसरा क्या था कि धातु किससे अभिक्रिया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु का लवण है ना, धातु का लवण, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता था, तो धातु का लवण देती है, और लवण के साथ साथ क्या देती है, तो हाइड्रोजन गैस देती है, H2 गैस देती है। दूसरा ये हो गया था। तीसरा क्या था कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब हम लेते हैं, है ना, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर लेते हैं, यानी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर, अगर लेते हैं और इसके साथ क्या लेते हैं, अम्ल, है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बना देता है, लवण, धातु का लवण बनाएगा, लवण प्लस जल प्लस CO2 ये बनाता है। ये तीसरा हो गया था, आप लोगों को समझ में आ गया। और दूसरा अम्ल और क्षार के साथ, अम्ल और क्षार जो मिलता है, चौथा में क्या था, अम्ल और क्षार यदि ये मिलता है ना,
ये दोनों जब मिलते हैं तो समीकरण क्या उदासीकरण हो जाता है, उदासीकरण हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना, उदासीकरण की अभिक्रिया इस रूप का हम लोग कहते हैं। और चौथा जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि माने अगर धात्विक ऑक्साइड अगर है अम्ल के साथ, यानी धात्विक ऑक्साइड अगर है और अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बना देता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, लवण और प्लस जल, लवण प्लस जल। देखिए लवण प्लस जल यहाँ भी है, यहाँ लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहाँ धातु चूंकि लग गया है तो धातु का लवण होगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत आसान है। पहला जो हम लोग बताए थे कि अम्ल के साथ में अगर जल के अम्ल के जल में, अम्ल थोड़ा सा साफ लिख दें, अम्ल जो है वह जल के साथ जब भी मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है। अम्ल धातु के साथ जब मिलता है तो धातु का लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अगर धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ मिलता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। धातु का ऑक्साइड जब मिलता है तो लवण और जल केवल देता है। देखिए लवण जल नहीं, यहाँ CO2 और लवण H2O। तो एक झलक अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स को, समीकरणों को, उदाहरणों को आपको बखूबी ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं फिर क्षार या क्षारक के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके।